बेचारे जो जिम्मेदार खेती का काम 12 महीने मेहनत का बर्ताव जाड़े गर्मी में करते हैं, वो बहुत परेशान है। उनकी जमीनें बढ़ गई, जहाँ जमीन उनकी 10 एकड़ थी वहाँ जमीन उनकी 1 एकड़ हो गई। उनके भी बच्चे हो गए, उनकी जमीन से हाथ भी निकल गई। वो बेचारे किसान दुखी, एक तरह से दुख नहीं, आए दिन चारों तरफ से तूफान। कोई आंदोलन कर रहा, कोई हड़ताल कर रहा, कोई तोड़फोड़ कर रहा, कोई स्कूल जला रहा, कोई झोपड़ी जला रहा, कोई गांव जला रहा, कोई दफ्तर जला रहा, कोई बसों को जला देता है, कोई ट्रेनों को जला देता है। क्या मतलब ये कभी किसी ने ये सोचा है कि ये नुकसान किसका होगा या किसका नुकसान हो गया या भविष्य में क्या होगा इसका? सारे देश के किसान जो देश में 80% मिट्टी में काम मेहनत का करते हैं, ये सारा का सारा बोझा, ये सारा का सारा नुकसान, टैक्सों का बोझा, फिर ये नुकसान, ये सब किसान देते हैं। इनकी तरफ किसी ने अभी तक ध्यान नहीं दिया। कहने को कह दिया होगा, लेकिन ध्यान इनकी तरफ किसी की तरफ नहीं आया। ये बहुत परेशान है। इन्होंने कुएं का कर्जा ले लिया, नाली का कर्जा ले लिया, खाद का कर्जा ले लिया, बिजली का कर्जा ले लिया, जानवर का कर्जा ले लिया, अन्य ट्रैक्टर का कर्जा ले लिया और किसी चीज का कर्जा ले लिया। बहुत परेशान बेचारे, इतने परेशान है कि आए दिन रोज टैक्स, आए दिन रोज टैक्स, 12 महीने में 12 बार टैक्स, फिर बीच में टैक्स। ये कहाँ तक? क्या इनके पास कोई पेड़ है जो फरता हो उसमें से तोड़ के दे दिया जाए? कुछ सोचा जाता। अगर आपने हमको सबको अपना बच्चा समझा होता तो शायद ये बात लोगों के सामने ना आई होती। समस्त जगत के प्राणियों को, इस मानव को प्रजातंत्र में अगर इंतजाम करने वाले अपना बच्चा समझ लें तो ये बात शायद अपने बच्चों के लिए न हो। उनको अगर 100 एकड़ खेती दे दी जाए, उनको 4 एकड़ खेती दे दी जाए और उनके पास 10 बच्चे हों और फिर उनसे कहा जाए कि आपके ऊपर में ये टैक्स लगेगा, तो वो वही बात कहेंगे जो मैं कहता हूँ। बड़ी भारी उलझन देश में चारों तरफ की हो गई। एक तरफ की आफत नहीं, छोटों पर भी आफत, बड़ों पर भी आफत, 1 साहूकारों पर भी आफत, ये नौजवान बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उन पर भी आफत, कर्मचारी अधिकारियों पर भी आफत। एक ऐसा उलझन का जंगल में, एक झाड़ियों में ऐसा बता दिया गया है कि किसी का मस्तक काम नहीं करता। अभी थोड़े दिनों में एक बम्बई में शताब्दी समारोह हुआ। वैसे झगड़ा तो आपस में बहुत हो गया कि अस्पतालों में अभी तक पड़े हुए हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा जो शासन है वो सारा का सारा भ्रष्ट है। ये सारा शासन दलाल है, अधिकारी कर्मचारी दलाल है, पेट साहूकार ये है, ये भ्रष्ट है। और जो भ्रष्ट से भ्रष्ट काम करे वही देश में नेतृत्व की निशानी पाता है। प्रधानमंत्री से बात की है, लेकिन मैं आपको नहीं कह सकता कि आप भ्रष्ट हैं। मैं तो ये कह सकता हूँ, न कर्मचारी भ्रष्ट है, न अधिकारी भ्रष्ट है, न पेट साहूकार भ्रष्ट है और न ये भ्रष्ट है। मेरी बातों को बहुत ध्यान देकर क्यों आंदोलन आपने बंद नहीं किया? जब 30 साल तक आंदोलन देश को आजाद करने का जब होता रहा तो आपने पुल उड़ा दिया, आपने मकान उड़ा दिए, कितनों की जानें चली गई, कितनों की जानें ले ली गई। ये तो उस समय था जब देश आजाद नहीं हुआ था, उस समय के लिए था, लेकिन अब तो बंद हो जाना चाहिए था। लेकिन 35 सालों से कितना नुकसान खरबों का हो गया। ये खरबों का नुकसान इन बेचारे किसानों ने खून पसीना बहाकर रो रो करके इन्होंने, इनकी सुनने वाला फरियाद कोई नहीं, इन्होंने सब कुछ झेला और अब भी झेल रहे हैं और आगे जो कुछ होगा किसानों तुम्ही को झेलना पड़ेगा, दूसरा और कोई कुछ नहीं देगा। 100 में से 80 किसान और जितनी आबादी है उसकी 80% देश में किसानों की है। आबादी तुम कभी मत समझना कि 70 करोड़ की है, 2 अरब की आबादी है। बुद्धिमान लोग इस बात को ध्यान से सुने। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए 42.5 करोड़ की लिस्ट बनाई थी पिछले दिनों में और उसने घोषणा की थी कि मताधिकार यानी 42.5 करोड़ का हो गया तो आप 10 बच्चे छोड़ दो, आप 8 बच्चे छोड़ दो, आप 5 बच्चे छोड़ दो,
नीचे के 2-3 छोड़ दो, एक परिवार में 4 बच्चे, उन 4 बच्चों की गिनती अलग कर लीजिए, 1 अरब 60 करोड़ और 42.5 उसमें जोड़ दीजिए तो 2 अरब से ऊपर हो जाता है। और जिसका वोटर लिस्ट पर नाम नहीं उसकी गिनती नहीं, जो खाना बदोश विदेश से आए हैं उनकी भी गिनती नहीं है। जब 70 करोड़ का बजट बनेगा तो 2 अरब की आबादी को कैसे पूरा पड़ेगा, कैसे बच्चों को काम मिलेगा, कैसे लोगों को काम मिलेगा। इतनी फैक्ट्रियां देश के अंदर जो निर्माण की गई उसमें से 12 आने पड़ी हुई है खराब और 4 आने, उनमें से 2 आने कभी चलती है कभी बंद और 2 आने फैक्ट्री चल रही। देश की संपत्ति जो इतनी बड़ी लगा दी गई और उसका हिरास नुकसान हुआ, ये सब इन किसानों को देना था, दूसरा कोई देने वाला नहीं। इसलिए किसानों, तुमको मेरी बात फिर से सुननी होगी। मैं बहुत दिनों से देखता चला आया, मैंने 37 साल के कार्यकलापों को देखा। तुम अपने प्रतिनिधियों को ऐसा समझ करके चुन के भेजते हो कि ये यहाँ जाएंगे तो हमारे क्षेत्र में कोई हमारी सेवा का काम करेंगे। तुमने एमएलए एमपीओ को चुन के दिल्ली और पटना में भेज दिया, ये तुमने ठीक किया कि तुम्हारी सेवा करेंगे। तुम्हारी तो कांक्षा अच्छी थी, लेकिन वहाँ पहुँच गए तो हाथ पे हाथ धरती। 20 मिनिस्टर बन गए पटना में या 30 मिनिस्टर बन गए दिल्ली में, बाकी जितने 500 और जितने आदमी हाथ पे हाथ धर करके, ये बेचारे उनको कहा जाए दलाल है, उनका खर्चा पूरा नहीं पड़ता। बड़े शहर में रहते हैं, बड़े खर्चे हैं, तनख्वाह थोड़ी है, खर्चा पूरा नहीं होता है और अधिकारियों को दबाते हैं, अधिकारियों से गलत काम कराना चाहते हैं केवल अपने पेट के लिए। इसके माने वो भ्रष्ट नहीं है। आपको मेरी बात पर ध्यान देना होगा। 10,000 एमपी दिल्ली भेजकर 10,000 मिनिस्टर बना दिए जाए और सारे देश का काम उनको सौंप दिया जाए तो ये पूरा नहीं हो सकता। 5,000 पटना में एमएलए भेज दिया जाए और 5,000 को मिनिस्टर बना दिया जाए तो सारे सूबे का काम नहीं दे सकते हैं। आपको ये सोचना और समझना, फिर से इस पद्धति को फिर सोचना है या इस पद्धति को विलीन करना है, नई पद्धति को लाना। आप ऐसा करो कि जितने भी एमएलए एमपी पक्ष विपक्ष के हैं उनको सबको एक तरफ से काम दे दीजिए, कोई भी काम दीजिए। जब अपने अपने काम में प्रजा के लग जाएंगे, अपना अपना काम करने लगेंगे, जब दायित्व समझेंगे और उनको देश के लिए रोजी और रोटी उनको मिल जाएगी एमएलए एमपीओ को, तो आंदोलन खत्म, हड़ताल खत्म, तोड़-फोड़ खत्म। ये बोझा देश के किसानों पर नहीं पड़ेगा और कोई नया टैक्स भी नहीं लगेगा। किसानों, मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, ना मैं कोई भगवान हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। मैं जैसे पहले था वैसे अभी हूँ और वैसा ही भविष्य में रहूंगा। मैं पहले तुम्हारे बीच में था, अभी हूँ और भविष्य में भी तुम्हारे बीच में रहूंगा। मुझे कोई ख्वाहिश, कोई इच्छा, कोई लालसा राष्ट्रपति की नहीं, मुझे कोई प्रधानमंत्री की नहीं और न मुझे कोई मुख्यमंत्री की और न इसकी मुझको कोई जरूरत है। लेकिन देश के किसानों, मैं ये तुमसे वादा करता हूँ कि अगर तुम मेरी बात को मान लो, एक बार भी तुम मेरी बात को मान लो, अगर देश के किसानों ने निष्पक्ष होकर के मेरी बात को एक बार मान लिया तो जितना भी 37 साल का कर्जा, चाहे ट्रैक्टर का हो, चाहे नाली का हो, चाहे खाद का हो, चाहे बैल का हो, चाहे कुएं का हो, अन्य कोई खेती का कर्जा जो किसानों पर होगा, मेरी बात को अगर मान लेंगे तो सारे हिंदुस्तान का 33 साल किसानों का कर्जा माफ करा दिया जाएगा। मेरी बात को तो माने। ये हमारे अधिकारियों को कह दिया दलाल है। 500 रुपए में, आज के समय में 600 रुपए में ये गरीब क्या गृहस्थी चला सकता है? इस बेचारे के बच्चे शहर में रहता होगा, ये बेचारा पढ़ाता होगा, लेकिन किस तरह से पढ़ाता है वो मुझको मालूम है। मैं जानता हूँ उसकी तकलीफों को। कहना आसान है कि अधिकारी कर्मचारी भ्रष्ट है, ये सब दलाल है,
ऐसे कहने से जान नहीं छूट जाएगी कि कर्मचारी अधिकारी दलाल है, सेठ साहूकार दलाल है। ये बेचारे न्यायाधीश जो जज काम करते हैं, इनका गुजारा उस तनख्वाह वेतन में नहीं होता। आज के युग में उनको 10,000 तनख्वाह उनको महीने मिलना चाहिए तो उनका गुजारा हो जाएगा। उसके नीचे 6,000 तनख्वाह मिलनी चाहिए तो उसका गुजारा हो जाएगा। उसके नीचे 4,000 तनख्वाह मिलनी चाहिए तो उसका गुजारा होगा। और जो सबसे छोटा कर्मचारी है उसको आज के युग में 2,000 मिले तो गुजारा हो सकता है। ज्यादा तो नहीं, लेकिन तुम ध्यान रखो, बड़े अच्छी तरह से विवेक बुद्धि ऐसे साहूकारों और अधिकारियों, हिंदुस्तान में 2 पूंजी है, एक तो सफेद और एक काली। 2 आने पूंजी, जो सफेद है वो तो व्यापार में लगी हुई है और 14 आने ऐसे ही। आए दिन अधिकारियों के घरों में छापा, छोटे बड़े बेचारे दुकानदार व्यापारियों के घरों में छापा। आज वो रो रहे, चिल्ला रहे हैं। उन्होंने मेहनत करके, मशक्कत करके किसी तरह से कुछ पैसा जोड़ा जाना होगा, लेकिन क्या छापा पड़ता है, सामान सब चला गया। वो रोते ही चिल्लाते रह जाते हैं कि क्या किया जाए, ऐसे युग में कोई सुनने वाला नहीं। उनका भी खर्चा पे खर्चा, तुम्हारा भी खर्चा पे खर्चा। ऐसे साहूकारों, छोटे बड़े अधिकारियों, मैं तुम्हें ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मेरी बात को आप मान लो, आपके घरों में कोई छापा नहीं पड़ेगा और काली पूंजी का एक भी नया पैसा आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। अगर हिंदुस्तान के सब लोग मेरी बात को मान ले तो मैं 24 घंटे के अंदर हिंदुस्तान की पूंजी जो काली है उसको व्हाइट करा दूं। मेरे पास उसका रास्ता है। नौजवानों, बच्चों, जो तुम स्कूलों में पढ़ते हो, मुझको मालूम है कि तुम इस साल 1 करोड़ निकलोगे, 1 लाख को देश में नौकरी मिलेगी, बाकी 99 लाख बेकार। वो तो आपको मेरी अब जरूरत पड़ेगी। मैं तो आपका सेवक हूँ। जिस समय पर जब हिंदुस्तान की पूंजी जो काली है और सफेद कर दी जाएगी, उस समय पर कोई भी स्कूल का बच्चा, नौजवान छात्र बेकार घर में नहीं बैठ सकता, सबको काम मिलेगा। इसका रास्ता एक नया है, लेकिन वो मैं नहीं अभी बता सकता। मेरी नकल करना भी नहीं तुम फंस जाओगे। भारत का प्रधानमंत्री हमारी तकलीफ को क्या सुनेगा? वो तो चारों तरफ मिलिट्री के घेरे में आ गया। न तुम उनको अपनी तकलीफ सुना सकते हो, न मेरी सुन सकता है, न वो अपना निराकरण कर सकता, न मेरा कर सकता। ये तो भारत के ऋषि मुनि महात्मा जब कभी आते हैं तो ये सारी विपदाओं को उनको मालूम है कि मेरे हाथ में क्या है, तुम्हारे सिर पर मार दूं तो क्या हो जाए। उनसे पूछो जाकर रास्तों में कि जिनके वो सब हाथ रख दिया वो क्या कहते गए। आपको क्या मालूम, परेशानी लेकर, तकलीफ लेकर तुम आए हो। मैं 1 तकलीफ तुम्हारी ठीक कर सकता हूँ, 2 तकलीफ ठीक कर सकता हूँ, 4 तकलीफ ठीक कर सकता हूँ। मेरे पास तो उसका मसाला है। मुझे तो उसका भगवान का हुक्म मिला है कि इनकी तकलीफों को सुनो, इनकी तकलीफों में शरीक हो, इनकी तकलीफों को दूर करो, इनको अपनी बात सुनाओ, इनको मेरी बात सुनाओ, इनको मानवता की बात सुनाओ, इनको अच्छे बुरे कर्मों का बोध कराओ, इनको बुराइयों से हटाओ, इनको अच्छाइयों पर चलाओ। इनसे कहो तुमको भोजन मिलेगा, इनसे कहो तुमको कपड़े मिलेंगे। और किसानों से ये कहो कि वो वक्त और जमाना आ जाएगा कि तुम अगर मेरी बात को मान लो तो गांव की नारियां भी गले में सोना पहनती हुई सब दिखाई। अरे सोने की बात तो छोड़ो, हीरा पहनते हुए दिखाई दे। कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, तुमने दीवारों को पढ़ा होगा। क्या तुमने कोई हंसी बात समझी थी? अभी कलयुग गया नहीं, न सतयुग आया। लेकिन अगर राम, विश्वामित्र और वशिष्ठ उनको जटा और झूठ भेष बदलकर उनको तपस्या के लिए न भेज देते तो रावण तो विश्वामित्र यहां से भी मरवा देते।
वो दुर्वासा जो है महाभारत बैठ करके करा देते, लेकिन इतिहास नहीं बनता, ये चितार्थ नहीं होता। इतिहास तो इतिहास से बनता है। तुम्हारे कानों में नर नारी बच्चे बच्चियों के डाल दिया जाए कि कलयुग जाएगा सतयुग आएगा। अभी नहीं गया कलयुग, ना सतयुग आया, लेकिन तुम्हारे कानों में कोई बात तो पहुंच जाए